नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 301 करोड़ की चाबी, पार्ट 6। शिवनाथ गंभीर था, लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए नहीं लगता कि सब ठीक से निपट जाएगा। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस है। मेरे ख्याल में आयशा को यहाँ से निकलने देना चाहिए। उसके बाद दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। विश्वराज दांत खींचकर कह उठा, तुम क्या समझते हो पुलिस आयशा को जाने देगी? वह जहां भी जाएगी पुलिस उसके पीछे होगी। तब तक होगी जब तक आयशा को शूट नहीं कर देते या गिरफ्तार नहीं कर लेते। इस वक्त वह सिर्फ इसलिए बची हुई है कि उसने पुलिस वाले पर रिवॉल्वर रखी हुई है। शिवनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। मत भूलो कि पुलिस जब पीछे पड़ जाती है तो सामने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहती है। आयशा किसी भी हाल में बच नहीं पाएगी और उसके पास मौजूद दौलत भी जाएगी, जबकि दौलत को हमारे पास आना चाहिए। मेरा उस्ताद आ गया, मेरा उस्ताद आ गया। खोखा भागता हुआ जगमोहन के पास पहुंचा। क्या? कार में बैठा जगमोहन चौंका। हाँ, वह किसी को कवर किया आ रहा है। खोखा जल्दी से सांसें लेता हुआ बोला। उसकी शायद आशा भी है, उसने भी किसी की आड़ ले रखी है। जगमोहन ने चैन की सांस ली। देवराज चौहान आ गया। खोखा बेहद खुश था। धीरे बोल, कोई पीछे से मुंडी पकड़ लेगा, जगमोहन ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा। खोखा दांत फाड़कर हंसा। आयशा के गले में बैग भी है, भारी है, 301 करोड़ का माल उसमें होगा। जगमोहन ने गेट की तरफ निगाह मारी। पुलिस की क्या पोजीशन है? जगमोहन ने भिजे होठों से पूछा। बहुत बुरी। खोखा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मक्खियों की तरह पुलिस फैली हुई है। वह सलामत निकल जाएंगे? मेरे ख्याल में तो आ जाएंगे। एकाएक जगमोहन ने बेचैनी से कार के शीशों में से हर तरफ देखा। खोखा कार के पास ही खड़ा था। और कोई नजर आया? और कौन? विश्वराज, वाडिया? नहीं। खोखा की निगाह भी आसपास घूमी। नजर तो नहीं आया। वह लोग भी आसपास ही होंगे, जगमोहन ने होंठ खींचकर कहा। उनकी निगाह भी 301 करोड़ पर है। ऐसे में वह आराम से नहीं बैठने वाले, कुछ करेंगे। खोखा के चेहरे पर बेचैनी उभरी। यह बात तो ठीक है, साले किए बिना मानने वाले नहीं। दोनों ही महाकमीने हैं। 2 पलों तक उनके बीच खामोशी रही। खोखा, जगमोहन दांत खींचकर बोला। हाँ, तू मेरे पास से हट जा। क्यों? देवराज चौहान आ रहा है, मैंने उसे कार में बिठाना है, इसलिए मुझे कार को होटल के बाहरी गेट के सामने ले जाना होगा। कभी भी गड़बड़ हो सकती है। तू क्यों फंसता है? जगमोहन ने कहा। लेकिन मान ले मेरी बात। सोच भरे अंदाज में खोखा सिर हिलाकर बोला। ठीक है, जैसा तू कहे। बाद में मैं तुम्हारे बंगले पर आऊंगा। आ जाना। मैं जाऊं? जगमोहन के सिर हिलाने पर खोखा कार के पास से हट गया, परंतु वहां से गया नहीं। होटल के बाहरी गेट के सामने सड़क पार अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया। वहां से तीव्र रोशनी में भीतर का थोड़ा बहुत नजारा नजर आ रहा था। सर्च लाइटों की तीव्र रोशनी में देवराज चौहान प्रीतम लाल को कवर किए धीरे धीरे सावधानी से हर तरफ निगाह मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। आयशा उससे चंद कदम दूर बराबर में ही थी। बहुत खतरनाक माहौल था। उनके बढ़ते कदमों के साथ पुलिस वालों के कदम भी बढ़ते जा रहे थे। घेरा तंग होता जा रहा था, परंतु हर पुलिस वाला जानता था कि इन्हें छेड़ने का मतलब है इंस्पेक्टर गुलाब सिंह और प्रीतम लाल की मौत, साथ ही भारी खून खराबा। इसलिए पुलिस वाले मौके की तलाश में थे कि कब इन पर वार किया जाए कि सारा मामला सुरक्षित रहे। परंतु देवराज चौहान और आयशा ऐसा कुछ होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। मुझे साथ ही ले चलना, प्रीतम लाल रिवॉल्वर की नोक पर धीमे स्वर में फुसफुसाया। क्यों? देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ थी। अपना हिस्सा ले लूंगा, अक्ल से काम ले। देवराज चौहान दांत भींचे हुए बोला। मैं? तभी कमिश्नर कालिया का स्वर गूंजा। देवराज चौहान, कानून से मत खेलो, खुद को कानून के हवाले कर दो। देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। कानून के नाम पर मैं तुम्हें हथियार गिरा देने के लिए कहता हूँ। आवाज पुनः आई। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि बाजी हाथ से निकली पाकर कमिश्नर कालिया उसे बातों में फंसाना चाहता है कि शायद उसे कोई मौका मिल जाए। तभी गोली का तीव्र स्वर गूंजा। एक ही फायर हुआ था और गोली प्रीतम लाल की छाती में आ फंसी। प्रीतम लाल के शरीर को तीव्र झटका लगा।
अगले पल वह देवराज चौहान की बाहों के घेरे में से निकला और नीचे जा गिरा। दूसरे ही क्षण प्रीतम लाल का शरीर शांत पड़ गया। वह मर चुका था। विश्वराज अपना खेल खेल गया था। देवराज चौहान हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। इतना तो फौरन समझ गया कि यह काम पुलिस वाले नहीं कर सकते, किसी और ने किया है, वाडिया ने या विश्वराज ने। आयशा उसी पल इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को कवर किए ठिठक गई थी। देवराज चौहान की समझ में नहीं आया कि क्या करे। हर तरफ पुलिस थी और वह खुले में था। रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर कर लो देवराज चौहान, कमिश्नर कालिया का सख्त स्वर वहां गूंजा। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कह सुन पाता, होटल के ऊपर कमरे की किसी बालकनी से पुलिस वाले की गोली आई और उसके कंधे में जा धंसी। देवराज चौहान के शरीर को तीव्र झटका लगा। रिवॉल्वर हाथ से निकल गई और हाथ घायल कंधे पर जा टिका। अगले ही पल वह पुलिस वालों के घेरे में था। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। देवराज चौहान गिरफ्तार हो गया था। आयशा के दांत भिजे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। देवराज चौहान के गिरफ्तार होने का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अपना भी खतरा लगने लगा। देवराज चौहान के गिरफ्तार होते ही अजीब सी सनसनी हलचल वहां पैदा हो गई थी। खबरदार, जो किसी ने मेरे साथ गलत हरकत की तो। आयशा गला फाड़कर चीख उठी। उसकी आवाज में भय भी था और क्रोध भी। सबका ध्यान आयशा की तरफ आकर्षित हो गया। तुम भी बच नहीं सकोगी, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा। शट अप, अपना गंदा थोबड़ा बंद रखो, आयशा चिल्लाई। खबरदार, जो किसी ने मुझ पर हाथ डालने की चेष्टा की, मैं एक एक को भून कर रख दूंगी। वहीं खड़े रहो। पल भर के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। आयशा ने गुलाब सिंह को और भी सख्त तरह से कवर किया। इंस्पेक्टर, अगर तुम सलामती चाहते हो तो जल्दी चलो, कोई चालाकी मत करना। मैं कुछ नहीं कर रहा, गुलाब सिंह सूखे स्वर में बोला। पुलिस वालों ने अगर तुम्हें गोली मार दी तो मैं? प्रीतम लाल को पुलिस वालों ने नहीं मारा, गुलाब सिंह जल्दी से बोला। बकवास मत करो, आयशा घुर्राई। यह सब पुलिस वालों का हरामीपन है। देवराज चौहान को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने प्रीतम लाल को दांव पर लगा दिया। मैं इस झांसे में आने वाली पुलिस वाले प्रीतम लाल को नहीं मार सकते, गुलाब सिंह सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। दिल को झूठी तसल्ली मत दो, आयशा ने दरिंदगी से कहा। अगली गोली तुम्हारे लिए आएगी, और तेज चलो। आयशा गुलाब सिंह को कवर किए तेजी से आगे बढ़ रही थी। बाहरी गेट अब सिर्फ चंद कदमों के फासले पर था। गेट से बाहर कोई नहीं आएगा, वरना यह इंस्पेक्टर जिंदा नहीं रहेगा, आयशा गला फाड़कर चीखी। गहरी चुप्पी वहां छा गई। देखते ही देखते आयशा गुलाब सिंह को लिए गेट से बाहर निकली और सड़क पर पहुंच गई। आयशा अब हद से ज्यादा बेचैन हो उठी थी। उसकी निगाह तेजी से इधर उधर घूम रही थी। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज आई। आयशा की निगाह उस तरफ घूमी। अगले ही पल उसकी आंखों में तीव्र चमक उभरी। कार को उसने पहचान लिया था। वह वाडिया की कार थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। आयशा के होठों से छोटी सी खुशी से भरी हंसी निकली। गुलाब सिंह का बुरा हाल था। अब उसकी जान को खतरा बढ़ गया था। आयशा जाते हुए उसे शूट भी कर सकती थी। आयशा की चेतावनी के बाद कोई भी पुलिस वाला सड़क तक नहीं आया था। तभी वातावरण फायरिंग से गूंज उठा। विश्वराज के आदमियों ने आयशा के ऊपर फायरिंग की थी। कई गोलियां गुलाब सिंह के बदन में प्रवेश कर गई थी। गुलाब सिंह की पीड़ा भरी चीख निकली। 2 गोलियां बैग में जा लगी, एक बैग की बेल्ट पर। बैग उसके गले से निकलकर सड़क पर जा गिरा। आयशा हक्की बक्की रह गई। ऐसा कुछ होने के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। गुलाब सिंह लाश बन चुका था, परंतु आयशा ने उसे नहीं छोड़ा था। आंखों में खौफ के साए गहरे हो गए थे। पुलिस कभी भी बाहर आ सकती थी। उसी पल फायरिंग पुनः हुई, परंतु तब तक वाडिया की कार आयशा और फायरिंग के बीच में आ गई थी। आयशा पुनः बच गई। यह सब कुछ 2 पलों में ही हो गया था। कार पास आकर रुकी। कार में आओ, देवराज चौहान के आदमी गोलियां चला रहे हैं। वाडिया की गुर्राहट उसकी कानों में पड़ी। आयशा ने गुलाब सिंह के मृत शरीर को छोड़ा और नीचे पड़ा बैग उठाने लगी। तभी उसके कूल्हों पर जबरदस्त लात पड़ी। आयशा चीख कर 3-4 कदम आगे चाल उड़की। लात मारने वाला खोखा था, जो कि चंद कदमों की दूरी पर अंधेरे में था।
उसने जब देखा कि 301 करोड़ से भरा बैग हाथ से निकल रहा है तो हिम्मत करके दौड़ा दौड़ा आगे आया। बैग उठाती आयशा के कूल्हे पर ठोकर मारकर दोनों हाथों से बैग उठाया और अंधेरे में गुम हो गया। आयशा संभल कर फुर्ती से उठी। वाडिया जल्दी से कार में से बाहर निकला, परंतु तभी पुलिस वालों के दौड़ते कदमों की आवाज आई जो होटल की चार दीवारी से बाहर सड़क की तरफ आ रहे थे। वाडिया एकाएक गला फाड़कर चीखा, जल्दी कर, पुलिस वाले आ गए हैं। कहने के साथ ही वाडिया ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब वक्त नहीं था। आयशा के होठों से गुर्राहट निकली। उसने दरवाजा खोला। अभी वह आधी ही कार में प्रवेश कर पाई थी कि वाडिया ने कार दौड़ा दी, लेकिन सब ठीक रहा। कोई गोली आयशा को नहीं लगी। विश्वराज के जबड़ों में कसाव आ गया। अपनी सोच में सफल होकर भी असफल रह गया था वह। जब अंधेरे में कोई बैग लेकर भागा तो शिवनाथ ने कार से बाहर निकलना चाहा। विश्वराज ने उसकी बांह पकड़ ली। बेवकूफ़ी मत कर, लेकिन कोई उस बैग को लेकर उस तरफ भागा है। शिवराज ने होठ भींचकर कहा, बैठे रहो, पुलिस होटल से बाहर आ गई है, लेकिन 301 करोड़ तो जो भी ले गया है वह हमारी निगाहों से बच नहीं पाएगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। विश्वराज ने एक एक शब्द चबाकर कहा, इस वक्त खुद को बचाना जरूरी है। हमारे आदमी चूक गए। शिवनाथ के होठ भींचे रहे। यह भी तो हो सकता है बैग ले जाने वाला हमारा ही आदमी हो, विश्वराज बोला। नहीं, शिवनाथ ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, वह हमारा आदमी नहीं था। होटल से आने वाली लाइट में मैंने पल भर के लिए उसका चेहरा देखा था। वह हमारा आदमी नहीं था, लेकिन उसका चेहरा देखकर जाने क्यों लगा कि उसे पहले भी कहीं देखा हुआ है, शायद धारावी में या फिर कहीं और। यहाँ से चलो, विश्वराज भींचे स्वर में बोला, बाकी बातें फिर होंगी। शिवनाथ ने कार स्टार्ट की और सामान्य गति से आगे बढ़ा दी। पुलिस होटल से बाहर सड़क पर आ चुकी थी। सबसे बुरा दिमागी झटका लगा था जगमोहन को। उसने अपनी आंखों से देवराज चौहान को गोली लगते और गिरफ्तार होते देखा था। उसे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि कभी देवराज चौहान इस तरह गिरफ्तार होगा। उसे गोली लगी थी, शायद कंधे पर। उसके बाद आयशा के साथ क्या हुआ, 301 करोड़ के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, किसी भी चीज़ की होश नहीं थी उसे। यहाँ तक कि वह खोखे तक को भूल बैठा था। मस्तिष्क में सिर्फ देवराज चौहान था, उसकी गिरफ्तारी थी। सब कुछ देखने के बाद वह कार में आ बैठा था। दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। करीब आधे घंटे के बाद संयंत्र होना शुरू हुआ। कार से बाहर निकलकर वहां फैली पुलिस और लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। 10-15 मिनट में उसने यह जाना कि देवराज चौहान को पुलिस वाले सख्त पहरे में वहां से ले जा चुके हैं। जगमोहन के होठ भींचे हुए थे। देवराज चौहान पुलिस की कस्टडी में पहुंच चुका था। यह ठीक नहीं था। पुलिस वाले उससे ठीक बर्ताव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी हो, पुलिस से उसे निकाल कर लाना होगा। देवराज चौहान घायल था। पुलिस वाले यकीनन उसे किसी अस्पताल में लेकर गए होंगे और यह जानना कठिन नहीं था कि देवराज चौहान को किस अस्पताल में ले जाया गया है। यहाँ बैठे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं था। होठ भींचे जगमोहन कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। खोखा, बुरे हाल थे खोखे के। होशो हवास तो बिल्कुल ही ठिकाने पर नहीं थे। वह समझ नहीं पा रहा था कैसे उसने आयशा के कूल्हों पर ठोकर मारकर उसे गिरा दिया और कैसे वह बैग लेकर ढेर सारी पुलिस और वाडिया की मौजूदगी में भाग निकला था। इतने बड़े हौसले वाला काम कर बैठा था वह। खोखे को इस बात का भी विश्वास नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे कर लिया, लेकिन कर लिया था और सफलतापूर्वक कर लिया था। जैसे नन्हे बच्चे को उठाया जाता है, वैसे ही खोखा टूटे बैग को दोनों बाहों में संभाले अंधेरे में भागा जा रहा था। जब थक जाता तो धीरे धीरे चलने लगता। बैग काफी भारी था। खोखा की सांसें उलट पुलट ढंग से चल रही थी। अनजाने खौफ की लहर उसके सिर पर सवार थी। उसे नहीं मालूम था कि यह डर किस तरफ से है, विश्वराज की तरफ से, वाडिया आयशा की तरफ से, या फिर देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ से। परंतु वह डरा बैठा था। बैग उसे मौत का खौफ दिला रहा था, परंतु बैग छोड़ने को वह किसी कीमत पर राजी भी नहीं था। खोखा खाली था। उसकी जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि टैक्सी वगैरह कर पाता।
बैग को दोनों बाहों में उठाए चलता जा रहा था। वह जानता था उसके पास ऐसा बैग है जिसके पीछे पीछे बड़े बड़े दादा खतरनाक लोग थे और सबको वह जानता था। हर एक से वह मिला हुआ था। यह सोच सोच कर उसका दिल कांप उठता कि बैग उठाते किसी ने उसे पहचाना तो नहीं, देखा तो नहीं। नहीं नहीं, वहाँ इतना अंधेरा था, भला कौन उसे देख पाता। हर कोई अपनी भागा दौड़ी में व्यस्त था। उसे देखने की फुर्सत ही किसे थी। किसी ने नहीं देखा उसे। खोखे ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। इसी प्रकार चलते चलते वहां से धारावी पहुंचा। और कहाँ जाता, वहीं तो उसका ठिकाना था। 20 सालों से स्टोर जैसी कोठरी किराए पर ले रखी थी और 10 सालों से उसका किराया भी नहीं दे रहा था। सामने नाना जी का होटल था जो हमेशा की तरह खुला था। बहुत मन किया खोखे का कि चाय मार लूं, लेकिन अपनी इस इच्छा को दबा गया। उसके पास 300 करोड़ की दौलत थी और वहां कई लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। ऐसे में चाय मारना ठीक नहीं था। किसी को भी खुशबू आ सकती थी। खोखा खामोशी से नाना जी के होटल के सामने से गुजरा। खोखे, नाना जी के होटल के भीतर से आवाज आई। खोखा ठिठका, होटल के भीतर झांका। उसका यार बख्शी था। दोनों 10-12 साल पुराने दोस्त थे। कहाँ जा रहा है? भीतर से बख्शी ने पूछा। घर। आजा, चाय मार ले। बख्शी ने कहा। मैं पिलाऊंगा, बिल मेरा। आज नहीं, कल। कहाँ से आ रहा है? कहीं गया था। खोखा सामान्य होने की पूरी चेष्टा कर रहा था। बाहों में क्या दबा रखा है? भीतर बैठे बख्शी ने पूछा। बैग है, कपड़े हैं भीतर। खोखा ने अजीब सी ढंग से दांत फाड़े। धंधा बदल दिया क्या? बख्शी ने भीतर से हंसकर कहा। पुराना ही धंधा है। खोखा हंसकर कहते हुए आगे बढ़ गया। उसकी चाल तेज हो गई। खोखे के ख्याल से बख्शी का इस तरह आधी रात को बैग के साथ देखे जाना ठीक नहीं था। बख्शी खपती आदमी था, बाल में से खाल निकालता था। अब कम से कम 10 बार उससे बैग के बारे में पूछेगा। साला बुरे वक्त पर टकराया था। खोखा पतली गलियों से गुजरकर एक छोटे से पुराने दरवाजे के समीप ठिठका। तब का उठाया बैग अब नीचे रखा। दरवाजे पर पुराना सा ताला लटक रहा था। खोखे ने जेब से चाबी निकालकर ताले को खोला और बैग सहित भीतर प्रवेश करके भीतर से दरवाजा बंद किया। खोखे ने चैन की सांस ली। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह सही सलामत बैग लेकर वापस आ गया है। रास्ते में कोई पुलिस भी बैग के बारे में पूछने के लिए नहीं मिला कि उसमें क्या है। खोखे की किस्मत अच्छी थी। स्टोर नुमा कमरे में बैठकर खोखे का दिमाग ठप हो गया था। उसके पास बहुत बड़ी दौलत थी, 301 करोड़ की दौलत, हीरे जवाहरातों के रूप में, और जेब में 50 का नोट भी नहीं था। क्या करे? खोखा की निगाह कमरे में घूमने लगी। जहां एक कुर्सी पर जिस पर वह बैठा हुआ था, दूसरी सिर्फ चारपाई थी जिसका बीच का हिस्सा फर्श को छू रहा था। उस पर लेटने के पश्चात उठने पर ऐसा लगता था जैसे कुएं से बाहर निकलने की चेष्टा की जा रही हो। इतनी सारी दौलत का क्या करे? खोखे ने सिर को झटका दिया। इस बारे में सुबह सोचेगा। इस समय 3 बज रहे थे। पहले कुछ नींद ले ले। इस विचार के साथ ही वह चारपाई नुमा कुएं में कूद गया। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। मस्तिष्क में 301 करोड़ थे। देवराज चौहान, विश्वराज, वाडिया, आयशा और ढेर सारी पुलिस दौड़ती नजर आ रही थी। रह रहकर उसका गला सूख रहा था, यह सोचकर कि उसके पास 301 करोड़ की दौलत थी। ठिकाने पर पहुंचते ही विश्वराज ने अपने लिए तगड़ा पैक तैयार किया। उसका मूड बहुत खराब हुआ पड़ा था। 301 करोड़ की दौलत कुछ दूरी पर से निकल गई थी, जबकि इसे पाने के लिए उसने कई दिनों की मेहनत की थी। यहाँ तक कि देवराज चौहान को पुलिस कस्टडी में पहुंचा दिया था। एक ही सांस में विश्वराज ने आधा पैक खत्म कर दिया था। इतनी देर में शिवनाथ अपने ऑफिस में गया था और एक पैक मार आया था। तुम अपने लिए पैक तैयार कर लो। शिवनाथ फौरन आगे बढ़ा और पैक तैयार कर लिया। बहुत बुरा हुआ शिवनाथ। जी हाँ, दौलत हमारे पास से गुजरकर निकल गई। विश्वराज दांत भींचकर बोला। कितनी दूर थी? 100-200 गज दूर। हमारे आदमी लापरवाह हो गए थे। विश्वराज ने दांत भींचकर उसे देखा। आयशा पर गोलियां चलाते ही उन्हें उसकी तरफ दौड़ पड़ना चाहिए था, बैग छीनने के लिए। वास्तव में आदमी लापरवाही कर गए, शिवनाथ बोला।
लेकिन वह वक्त ऐसा था कि कोई और भी होता तो घबरा जाता। चारों तरफ पुलिस और शट अप, विश्वराज गुर्राया। मुझे यह नहीं सुनना, मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम। शिवनाथ ने बिना कुछ कहे घूंट भरा। आयशा को भी हमारे आदमी शूट नहीं कर पाए। उसके गले में लटका वह बड़ा बैग आ गया था। मेरे ख्याल में उसे लगने की अपेक्षा कुछ गोलियां बैग में जा लगी होंगी, इसी कारण वह बच गई। सवाल यह नहीं है कि वह बच गई, सवाल यह है कि हमने एक दुश्मन और पैदा कर लिया, उसके साथ वाडिया जैसा नशेड़ी हरामी भी है। तुम क्या समझते हो आयशा नहीं समझ पाएगी कि उस पर किसने गोलियां चलाई? शिवनाथ ने सिर हिलाकर पुनः घूंट भरा। यकीनन सर, वह समझ गई होगी। वह इस बात का बदला जरूर लेगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। आयशा को शूट करने के लिए तुमने सही आदमी नहीं चुने। विश्वराज दांत पीसकर एक एक शब्द चबाकर कह उठा। मुझे सख्त अफसोस है सर कि... चुप रहो, तुम्हारे अफसोस कह देने से यह मामला खत्म नहीं होगा। शिवनाथ खामोश रहा। विश्वराज ने खून भरकर शिवनाथ को देखा। 301 करोड़ का बैग कौन ले उड़ा? यह तो मालूम नहीं सर, शिवनाथ सोच भरे स्वर में बोला। लेकिन रोशनी में उसकी एक झलक देखी थी, तब ऐसा लगा कि उसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवनाथ के चेहरे पर उलझन थी। अगर सिर से पांव तक रोशनी में वह पूरा नजर आ गया होता तो यकीनन उसे पहचान जाता कि वह कौन है और उसे कहाँ देखा है। विश्वराज जवाब में दांत पीसकर रह गया। शिवनाथ, तुम्हें हर हाल में उस आदमी को याद करना है जो बैग लेकर भागा है। जी, हम उसी दौलत के लिए, उसे पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और उसे कोई और ले गया। विश्वराज ने पैक समाप्त करके सख्त स्वर में कहा। हमें हर हाल में उसे ढूंढकर वह दौलत हासिल करनी है। मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि बैग ले जाने वाला कौन था और बाहर के हालातों पर नजर रखनी है। हर खबर मालूम करो, जो काम की हो या ना हो। शिवनाथ ने सिर हिलाया, फिर बोला, मेरे ख्याल से अब देवराज चौहान नहीं बचने वाला। वह... विश्वराज कहर से मुस्कुरा उठा। उसके तो टुकड़े भी किसी को देखने को नहीं मिलेंगे। पुलिस वालों ने सजा मिलने से पहले ही उसे खत्म कर देना है और बोल देना है भागने की कोशिश में मारा गया। शिवनाथ के होठों पर मुस्कान फैल गई। एक दुश्मन तो गया। उसने गहरी सांस ली। हमें आयशा से खतरा है, उसे भी संभाल लेंगे, शिवनाथ ने कड़वे स्वर में कहा। वाडिया के होंठ भिजे हुए थे। सख्ती से भरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। कार तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। वह वक्त पर वहां से निकल आया था, किसी को शक नहीं हुआ था। 1-2 मिनट और रुक जाता तो मौजूदा पुलिस कारें उसके पीछे अवश्य लग जाती। बगल में आयशा निढाल सी पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, सिर सीट की पुष्ट से टिका रखा था। चेहरे का रंग फक पड़ा हुआ था। जबड़ों में ढेर सारा कसाव भरा पड़ा था। पिछले 10 मिनट में उनके बीच खामोशी व्याप्त थी। आयशा ने आंखें खोली। कहाँ जा रहे हो राहुल? आयशा का स्वर बेहद धीमा और फीका था। वाडिया कुछ नहीं बोला। उनके दांत भींचे रहे। मेरे और अपने घर मत जाना, पुलिस हम तक पहुंच सकती है, आयशा ने पूर्वता लहजे में कहा। मैं नई जगह जा रहा हूँ, वाडिया गुर्राया। बहुत बुरा हुआ राहुल, आयशा ने वाडिया की तरफ गर्दन घुमाई। बुरा हुआ ना? तुम्हारे उस कुत्ते यार ने सब कुछ किया है। विश्वराज ने? हाँ, वही जिसकी गोद में तुम बैठी रहती हो, वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। इस समय मैं विश्वराज की बात नहीं कर रही, आयशा की आवाज़ भरी भरी थी। तो दौलत की कर रही हूँ। दौलत मेरे हाथ आकर निकल गई राहुल। आयशा का स्वर अफसोस से भरा था। तब जब दौलत मेरे हाथ से निकली तो तुम कार में मुझसे कितनी दूर थे राहुल? सिर्फ 4 कदम। मतलब कि दौलत का मालिक बनने में 5 कदम का फासला रह गया था। मैं कार में बैठ जाती, बैग मेरे साथ होता और तुम कार भगा ले जाते तो हम 301 करोड़ के मालिक बन जाते। राहुल, है ना राहुल? वाडिया दांत खींचकर रह गया। विश्वराज ने बहुत बुरा किया, उसके कारण सारी दौलत मेरे हाथ से निकल गई। तुम्हारा ख्याल ठीक था कि वह तुम्हारी जान लेना चाहता है, वाडिया ने गुर्रा कर कहा। हाँ, इस बात का एहसास मुझे पहले ही था, लेकिन गले में लटक रहे बैग ने मुझे बचा लिया। कहने के साथ ही आयशा सीधी होकर बैठ गई।
चेहरे के भावों में बदलाव आने लगा था। अगर मैं कार लेकर वहां मौजूद न होता तो जानती हो तुम्हारा क्या होता? हाँ, गोलियों से उधड़ी लाश को इस समय पुलिस वाले घेरे खड़े होते। आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, जानते हो, जब मैं हॉल के भीतर फंस गई थी तो मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। बहुत ढीठ हो, तब भी नहीं मरी, वाडिया तीखे स्वर में बोला। कार रात को खाली सड़कों पर बहुत तेजी से दौड़ी जा रही थी। राहुल, विश्वराज नहीं बचेगा, एकाएक आयशा गुर्रा उठी। नहीं बचेगा, साले के शरीर को काट कर न रख दिया तो मैं वाडिया नहीं। वाडिया के चेहरे पर पागलपन झलकने लगा था, आंखों में क्रूरता ही क्रूरता उभर आई थी। उसे मारने से पहले उससे 301 करोड़ वसूल करना है। जब तक मैं उससे अपने छीने पैसे नहीं ले लूंगी तब तक उसे मरने नहीं दूंगी राहुल, आयशा ने दांत भींचकर कहा। वाडिया ने मोड़ काटते हुए आयशा के चेहरे पर निगाह मारी। 301 करोड़ विश्वराज के पास नहीं है। क्या? आयशा चौंकी। क्या वह भी खाली हाथ रह गया है? क्या कह रहे हो राहुल? मुझ पर विश्वराज ने हमला करवाया और मैंने कब मना किया? तुम्हें विश्वराज के इशारे पर ही शूट किया जा रहा था। और बैग? आयशा के चेहरे पर अजीब से भाव थे। बैग कोई और ले गया है। और कौन? वाडिया ने कोहनी में स्टीयरिंग अटका, सिगरेट सुलगाई और फिर स्टीयरिंग थाम लिया। मैंने देखा था उसे। वह गरीब सा लगने वाला डरा घबराया इंसान था। उसकी हरकत से लग रहा था कि तुम्हें ठोकर मारने का काम भी उसने बहुत हिम्मत से किया है। वह विश्वराज का आदमी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आयशा वाडिया को देखने लगी। उस तरह के इंसान कभी किसी के साथी नहीं होते, अकेले ही फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिता देते हैं। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा था। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जबकि उसे सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए देखा था। एक भरपूर झलक। वाडिया ने होठ खींचकर कहा। लेकिन राहुल, वह इतनी बड़ी दौलत कैसे ले गया? आयशा परेशान सी कह उठी, हाथों से। मेरा मतलब यह नहीं है राहुल, मैं कहना चाहती हूँ कि उसे कैसे पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर उस बैग में 3 अरब का माल है? आयशा ने समझाने वाले भाव में कहा। कहीं से मामले के बारे में मालूम हो गया होगा। इतना बड़ा मामला मामूली आदमी को कैसे पता चल गया? आयशा के होठों से निकला। मालूम करने वाला कर लेता है। तुमने उसे देखा? बहुत अच्छी तरह, वाडिया जहरीले स्वर में बोला। उसकी तस्वीर बनाऊंगा जीतू से। वह गजब का आर्टिस्ट है। उसके बाद उसे तलाश करके रहूंगा। उसके पास 301 करोड़ है, और वैसे आदमी के पास 1 करोड़ भी आ जाए तो गश खाकर मर जाते हैं। उससे सारी दौलत वसूल कर लूंगा। सच राहुल? हाँ, इतनी दौलत मैं भूल नहीं सकता। वाडिया स्टीयरिंग पर हाथ मारकर कह उठा। 2 क्षणों की चुप्पी के बाद आयशा बोली, डकैती की बातें कोई भी जान सकता था, जैसे देवराज चौहान ने हमारी बातें जान ली। तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस देवराज चौहान के साथ क्या करेगी? कच्चा चबा जाएगी उसे। देवराज चौहान भी विश्वराज की हरकत के कारण फंसा है। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम 301 करोड़ को हासिल कर लोगे ना राहुल? हाँ, कहते हुए वाडिया ने कार रोकी। सामने फ्लैट बने हुए थे। जेब से चाबी निकालकर उसे थमाता हुआ बोला, 3 नंबर फ्लैट हमारा है, वहां चली जाओ। कार पर गोलियों के निशान है। मैं इसे किसी नाले में फेंककर वापस लौटता हूँ। जल्दी आना, आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा और कार से बाहर निकलकर फ्लैटों की तरफ बढ़ गई। दांत भींचे राहुल ने कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन को दूर दूर तक चैन नहीं था। पुलिस वालों की वहां इतनी भीड़ थी कि वह कब देवराज चौहान को किस कार में ले गए, यह बात जगमोहन को मालूम नहीं हो सकी थी। सब कुछ निपट जाने के बाद भी पुलिस का जमघट वहां था, जबकि पुलिस की आधी से ज्यादा कारें वहां से जा चुकी थी। शोर शराबा अभी तक वहां व्याप्त था। लाशों का पंचनामा किया जा रहा था। जगमोहन अपने होश में नहीं था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, होठ भींचे हुए थे। वह भी लोगों के साथ पुलिस के करीब पहुंचा हुआ था। यह सोच एक बार भी मन में नहीं आई थी कि पुलिस उसे पहचान सकती है। पक्के तौर पर यह बात मालूम करने के बाद कि पुलिस देवराज चौहान को वहां से ले गई है, वह भीड़ में से निकला और वापस अपनी कार के पास पहुंचा। पुलिस वालों की हरकतें उसके सामने थी, लेकिन उसे कुछ होश नहीं था
कि कौन क्या कर रहा है। जगमोहन कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान का कंधा घायल था। यकीनन पुलिस उसे किसी अस्पताल लेकर गई होगी। जगमोहन ने अस्पतालों के चक्कर लगाने शुरू किए। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा, लेकिन कहीं भी देवराज चौहान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। वह समझ नहीं पाया कि पुलिस उसे कहाँ ले गई है। 2-3 घंटे की भागदौड़ के पश्चात उसने पुलिस हेडक्वार्टर का रुख किया। पुलिस हेडक्वार्टर से अपने तौर पर मालूम करने पर पता चला कि देवराज चौहान को पुलिस वाले सीधा हेडक्वार्टर ही लेकर आए हैं। जगमोहन हेडक्वार्टर के बाहर ही कार में बैठा सोचता रहा। दिमाग ठस हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान को पुलिस कस्टडी से कैसे निकाले। पुलिस देवराज चौहान को तो अकेला भी नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में उसे पुलिस के पंजे से निकालना असंभव काम था। लेकिन यह सोचकर खामोश भी नहीं बैठा रहा जा सकता था। देवराज चौहान को पुलिस के घेरे से निकालना बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे निकाले? किसी भी सोच को वह ठीक तरह से दिमाग में नहीं ले पा रहा था। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। क्रोध से भरा उसका चेहरा निचुड़ा सा लग रहा था। वह देवराज चौहान को पुलिस कस्टडी से निकालना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुलिस कमिश्नर कालिया हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में बैठा था। करीब आधा घंटा पहले वह ऑफिस में पहुंचा था। उसके बाद तो फोन करने और फोन आने वालों का तांता लग गया था। जवाब दे देकर वह थक चुका था। अब तो उसने फोन उठाने ही बंद कर दिए थे। तभी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने भीतर प्रवेश किया। आओ, कालिया ने उसे देखा। देवराज चौहान की मरहम पट्टी हो गई? यस सर। कंधे में गोली धंसी थी, उसे निकालकर बैंडेज कर दी गई है। उस पर पहरा कैसा है? बहुत सख्त है सर, निकलने का कोई चांस नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। कमिश्नर कालिया ने सिर हिलाकर सिगरेट सुलगाई। सर, देवराज चौहान पहली बार पुलिस के कब्जे में आया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ी, कालिया ने गहरी सांस लेकर कहा। महाराजा के सेक्रेटरी प्रीतम लाल का मारा जाना और हमारे डिपार्टमेंट के बहादुर इंस्पेक्टर गुलाब सिंह का शहीद होना हमें बहुत भारी पड़ा। यस सर, यह अफसोसजनक बात हुई। कल सम्मान के साथ गुलाब सिंह का संस्कार किया जाएगा। उसके घर खबर कर दी? यस सर। सर, एक बात समझ नहीं आ रही। बोलो। देवराज चौहान को उसके साथियों ने क्यों फंसाया? कमिश्नर कालिया ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के साथियों ने उसे नहीं फंसाया। यह काम किसी दूसरी पार्टी का रहा। उस पार्टी ने प्रीतम लाल को शूट किया ताकि देवराज चौहान फौरन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाए। उसी पार्टी ने बाहर आने पर उस लड़की पर भी गोलियां बरसाई ताकि हीरे जवाहरातों को छीनकर भागा जा सके, और वह लोग सफल हो गए। हाँ, गोलियां बरसाने वाली पार्टी महाराजा के हीरे जवाहरातों से भरा बैग ले गई। उन्होंने ही इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को शूट किया। ऑफिसर, कमिश्नर कालिया के जवाड़ों में कसाव आ गया। वह लोग कौन थे? किसके इशारे पर गोलियां चलाई गई? हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। कानून से खेलना मजाक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, हम जल्दी ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। कमिश्नर कालिया के चेहरे पर क्रोध उमड़ा पड़ा था। देवराज चौहान की क्या पोजीशन है? उसे हेडक्वार्टर की इमरजेंसी जेल में बंद कर रखा है। बाहर 10 हथियारबंद पुलिस वाले मौजूद हैं। हर वक्त उस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वह हर दम पुलिस वालों की निगाहों में है। कमिश्नर कालिया ने सिर हिलाया। उस तरफ किसी को भी जाने की मनाही कर दी गई है, बेशक कोई ऑफिसर ही क्यों न हो। क्या मालूम देवराज चौहान के साथ ही किसी पुलिस वाले को खरीद ले जो किसी मौके पर देवराज चौहान को भगाने में सहायता करते। गुड, कालिया ने सिर हिलाया। और जो पुलिस वाले देवराज चौहान के पहरे पर हैं, उन्हें किसी बाहरी आदमी से न मिलने दिया जाए, उन पर भी निगाह रखी जाए। मैं अभी ऐसा इंतजाम कराता हूँ सर। वैसे देवराज चौहान का एक ही साथी है, जगमोहन नाम है उसका। वह अकेला देवराज चौहान को वहां से निकालकर नहीं ले जा सकता। फिर भी हमें हर तरह की सावधानी बरतनी है। देवराज चौहान अपने आप में ही खतरनाक इंसान है। अगर वह निकल गया, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह की मौत व्यर्थ जाएगी। देवराज चौहान नहीं निकल पाएगा। सुबह कोर्ट में पेपर्स जमा करवा देना कि देवराज चौहान गिरफ्तार होकर पुलिस कस्टडी में है। उसमें यह बात भी हो कि उसके घायल होने की वजह से उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कितने दिन का रिमांड लूँ सर?
कम से कम 15 दिन का। कमिश्नर कालिया उठ खड़ा हुआ। ओके सर। कालिया ने वॉल क्लॉक में वक्त देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं देवराज चौहान से मुलाकात करना चाहता हूँ, आओ। पुलिस हेडक्वार्टर का वह 4 कमरों का हिस्सा जेल की तरह बना हुआ था, ताकि देर सवेर में खतरनाक अपराधियों को रखना पड़े तो कोई परेशानी न आए। देवराज चौहान भी ऐसे ही 8 फीट चौड़े 8 फीट लंबे कमरे में बंद था। दरवाजे की जगह मोटी मजबूत सलाखें लगी हुई थी। वह पैंट पहने नीचे बैठा था। कमीज बदन पर नहीं थी, कंधे पर बैंडेज थी और हाथ न हिले, इस वजह से डॉक्टर ने बैंडेज को बेल्ट बनाकर गले में बाहर लटका दी थी। कंधे पर हो रही पीड़ा अब कुछ काबू में थी। बाहर कई हथियारबंद पुलिस वाले खड़े नजर आ रहे थे। देवराज चौहान को इस बात का एहसास था कि वह ऐसा फंस चुका है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। आयशा की तरह वह भी बचकर निकल जाता, परंतु विश्वराज अपना खेल खेल गया था। उसके इशारे पर प्रीतम लाल को शूट किया गया ताकि वह भी शूट हो जाए, परंतु वह बच गया क्योंकि उसने पुलिस का मुकाबला करने की चेष्टा नहीं की थी। ऐसे में उसके हौसले पस्त करने के लिए सिर्फ एक गोली उसके कंधे पर मारी गई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव या चिंता नहीं थी। नंगे फर्श पर वह आंखें बंद करके लेटा था जब कमिश्नर कालिया ने अपने असिस्टेंट के साथ भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर सीधा होकर बैठ गया। कमिश्नर कालिया की सख्त निगाह देवराज चौहान पर थी। तुम जानते हो, हमारे विभाग का काबिल इंस्पेक्टर गुलाब सिंह शूट हो गया है, कालिया ने दांत खींचकर कहा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। इसका मुझे सख्त अफसोस है, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, लेकिन उसकी मौत की वजह मैं नहीं हूँ। वह लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई, वह मेरे साथी नहीं थे। मैं जानता हूँ, कालिया ने पूर्वता लहजे में कहा। अगर वह तुम्हारे साथी होते तो तुम भी इस वक्त सलामत नहीं होते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने विभाग के आदमी की मौत नहीं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तभी कमिश्नर के लिए कुर्सी आ गई। कालिया उस पर बैठता हुआ बोला, तुमने आज तक कितने पुलिस वालों को शूट किया है? एक को भी नहीं। मैंने पूछा है कितने? कालिया के दांत भिंच गए। और मैंने कहा है एक भी नहीं। कमिश्नर कालिया खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। वह जानता था कि पुलिस वाले कब क्या कर दें, कुछ नहीं मालूम। इनके साथ जरा भी गलत ढंग से बोलना खुद को मुसीबत में डालने के बराबर था। तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकते। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है वह तुम्हारी पुलिस फाइल में दर्ज है। कल सुबह तुम्हारी फाइल के पन्ने पलटने भी शुरू हो जाएंगे। तो कुछ पूछने से पहले मेरी फाइल पढ़ लो कमिश्नर। गलत इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। इल्जाम सही हो या गलत, तुम किसी भी स्थिति में नहीं बच सकते। बचने की बात नहीं है, मैं अपने ऊपर गलत इल्जाम नहीं लेना चाहता। कमिश्नर कालिया के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरी। कल तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद ही इस बारे में तुमसे बात करूंगा। देवराज चौहान खामोश रहा। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से कालिया को देखा। वह लड़की कौन थी जो डकैती में तुम्हारे साथ थी? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। जवाब दो। कमिश्नर कालिया के दांत भिंच गए। कमिश्नर साहब, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, आप मेरे बारे में कोई भी सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। किसी के बारे में मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। मैं किसी के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारी उस साथी। वह मेरी कुछ नहीं रखती। उसका मेरा सिर्फ चंद घंटों का साथ था। साथ तो था, हाँ। क्या नाम है उसका? आयशा। अपना नाम वह खुद आपको बता चुकी है। कहाँ रहती है? मैं नहीं जानता। उसका पुलिस रिकॉर्ड है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कहाँ मिली? याद नहीं। तभी असिस्टेंट कमिश्नर आगे बढ़ा और उसके सिर के बाल पकड़ लिए। अभी सब कुछ याद आ जाएगा। रहने दो, अभी कुछ मत कहो, कालिया ने कहा। लेकिन सर। रहने दो अभी, कल दिन में ऊपर से कोई भी आ सकता है। एक आध दिन बीत लेने दो, कमिश्नर कालिया ने सख्त स्वर में कहा। उसके बाद तो यह बिना पूछे सब कुछ बताएगा। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। कमिश्नर कालिया पुनः बोला, तुम्हें शायद नहीं मालूम होगा कि हीरे जवाहरातों से भरा बैग उस लड़की के हाथों से भी निकल गया है। कोई और ही उसे ले गया है। यह बात हमें बाहर खड़े देखते लोगों से मालूम हुई।
देवराज चौहान मुस्कुराया। यानी कि बैग ले जाने वाली वह पार्टी थी जिसने गोलियां बरसाई, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह और प्रीतम लाल को शूट किया। तुम्हें अवश्य मालूम है वह लोग कौन हैं? मालूम है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कौन है? बताऊंगा नहीं। उन लोगों के कारण ही तुम हमारे कब्जे में आए हो। इस पर भी यह मेरा मामला है, उनसे मैं खुद निपटूंगा। तुम कैसे निपटोगे? अब पुलिस की गिरफ्त से कभी भी नहीं निकल सकोगे। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। ओके। कमिश्नर कालिया उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर सख्ती थी। कुछ घंटे और आराम से बिता लो। अदालत से तुम्हें रिमांड पर लेने के बाद तुमसे हम अपने ही ढंग में बात करेंगे। खोखा जब सोकर उठा तो दिन के 10 बज रहे थे। आंख खुलते ही उसकी निगाह बैग पर जा पड़ी। क्षण भर के लिए अचकचा पड़ा। बैग में गोलियों के 2 छेद नजर आ रहे थे। वह कई पलों तक बैग को देखता रहा। रात की सारी बातें उसके मस्तिष्क में घूम गई। खोखा जल्दी से कुआं नुमा चारपाई से निकला और बैग के पास पहुंचकर उसकी जिप खोली। भीतर ठुसे हुए हीरे जवाहरात चमक उठे। उसने हाथ बढ़ाकर एक एक करके कुछ हीरे जवाहरात बाहर निकाले। वह बेहद तीव्र चमक रहे थे। कांपते हाथों से वह उन्हें उलट पलट कर देखने लगा। खोखा जानता था उसके सामने बेहद खतरनाक माल है, जिसके कारण रात कितने बड़े हंगामे गुजरे हैं और बड़े बड़े खतरनाक लोग इस मामले में शामिल हैं। अगर किसी को हवा भी मिल गई कि उसके पास 301 करोड़ का माल है तो वह तो गया। 301 करोड़। खोखे ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत ज़्यादा है। उसने तो कभी 5-10 लाख से ऊपर की तमन्ना ही नहीं की थी। इतने को कहाँ संभाल कर रखेगा? 301 करोड़। मन ही मन वह गिनती सी करने लगा। इस समय उसके पास पैसे नहीं थे। किससे ले? कोई उधार भी नहीं देने वाला। आमतौर पर वह सोकर उठते ही मुंह धोकर बाहर की चाय की दुकान पर चाय पीने चला जाता था, परंतु आज नहीं जा पा रहा था। जाता भी कैसे? 301 करोड़ की जवाहरातों को कमरे में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता था। दरवाजा भी कमजोर सा था। 2 ठोकरों के बाद तीसरी ठोकर की कोई गारंटी नहीं थी कि वह सलामत भी रह पाएगा या नहीं। परंतु बाहर जाने के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करे? काफी सोच विचार के पश्चात खोखे ने जवाहरातों में से छोटा सा हार निकाला, जिसके बीच बेहद छोटे छोटे मोती लगे थे। कुछ देर तक खोखा उन मोतियों को उलट पलट कर देखता रहा। फिर पिन की मदद से उसमें से यह सोचकर हीरा निकाला कि 1500 में तो बिक ही जाएगा। 1-2 दिन का खर्चा तो चलेगा। उसके बाद फिर कोई हीरा निकालकर बेच देगा। खोखे ने मोती जेब में डाला और बैग बंद कर दिया। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। खोखा चौंका। कौन हो सकता है? उसने घबराकर आसपास देखा कि कहीं बैग छिपाने की जगह हो, परंतु उस 8x8 के कमरे में बैग तो क्या, सिगरेट की डिब्बी छिपाने तक की जगह नहीं थी। इस बार दरवाजे की थपथपाहट के साथ आवाज आई। ओए खोखे, सोया उठा कि नहीं? आवाज बख्शी की थी। बख्शी अक्सर सुबह ही आ जाता था कि बाहर दुकान से चाय के साथ साथ गपबाजी की जाए, लेकिन आज बख्शी उसी मुसीबत से कम नहीं लगा था। लेकिन ज्यादा देर इस तरह खामोश भी नहीं रह सकता था। बख्शी टलने वाला नहीं था। कौन? खोखे ने आसपास देखते हुए कहा। वह कहीं बैग छिपाना चाहता था। बख्शी हूँ यार, खोल। आया। खोखे को कहीं भी बैग छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए और कुछ समझ न आता पाकर खोखे ने कुआं नुमा चारपाई के नीचे बैग सरकाया और चारपाई पर चादर लटका दी ताकि नीचे पड़ा बैग न दिखाई दे। तसल्ली कर लेने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। जेब पर बार बार हाथ जा रहा था जहां हीरा डाला था। खोखे ने दरवाजा खोला। सामने खड़े बख्शी ने मुंह बनाकर कहा, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलते खोलते? तेरी आवाज से तो आंख खुली। चल। कहाँ? जानते हुए भी खोखे ने पूछा। चाय मारने। खोखे ने गहरी सांस ली। आज चाय नसीब में नहीं है। क्यों? फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है। मेरे पास 5 का नोट है, आजा। ज़्यादा चाय हो गई तो उधार कर लेंगे। तू केतली में डालकर चाय यहीं ले आ, खोखा ने मुंह बनाकर कहा। वह बैग को इस तरह कमरे में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यहाँ? तो क्या हो गया? ले आ, यार नहीं है मेरा। बख्शी मुंह बनाकर कुछ कहने लगा कि गहरी सांस लेकर कह उठा, ले आता हूँ।
रात को तू बैग लेकर कहाँ से आ रहा था? खोखे का दिल धड़का, फीका सा मुस्कुराया। किसी का बैग मारा था। माल नहीं मिला? नहीं, कपड़े वगैरह ही मिले। फिर बैग को मैं रात को ठिकाने लगाया था। अच्छा किया, ऐसी चीज़ें पास में नहीं रखते। तू रात को नाना जी के होटल में क्या कर रहा था? खोखे ने बात बदलते हुए पूछा। करना क्या है? बख्शी मुंह बनाकर बोला। पार्टी का इंतजार कर रहा था। टाइम फिक्स था। आ जाती तो 1000-2000 की पैदा हो जाती, लेकिन साली आई नहीं। मैं चाय लेकर आता हूँ, फिर बातें करेंगे। कहने के साथ ही बख्शी पलट कर वहाँ से चला गया। खोखा जल्दी से वापस पलटा। कुआं नुआ चारपाई से नीचे छिपाए बैग को ठीक से छिपा पाकर तसल्ली की। फिर सिगरेट सुलगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। हर कश के साथ वह बेचैनी से पहलू बदल रहा था। खुद को ढेर सारी उलझन में फंसा महसूस कर रहा था। सब दौलत के पीछे भाग रहे थे। इतनी बड़ी दौलत का वह क्या करते होंगे? कैसे ठिकाने लगाते होंगे? किसे बेचते होंगे? उसे किसी से सलाह लेनी चाहिए, और सलाह देने के लिए बख्शी से समझदार इंसान कौन हो सकता है? उसे सलाह देने के 50 लाख दे देगा, साला खुश हो जाएगा। लेकिन खोखे ने यह भी विचार किया कि बख्शी से एकदम नहीं, धीरे धीरे बात करेगा। फौरन ही सब कुछ कह डाला तो बख्शी का कहीं दिल न बैठ जाए। राहुल, कहाँ जा रहे हो? आयशा ने कमीज पहनते हुए पूछा। वाडिया एकदम तैयार था बाहर जाने के लिए। जीतू के पास, उसका स्केच बनवाने, जो 301 करोड़ का बैग लेके भागा था। हाँ, उसका चेहरा याद है? बहुत अच्छी तरह याद है। वाडिया गुर्राया। स्केच बनवाकर उसे तलाश कर लोगे? उसको तलाश करने के लिए ही तो स्केच बनवा रहा हूँ, वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे वह किसी भी तरफ से 10 लाख के ऊपर के लायक नहीं लग रहा था। आयशा के दांत भिंच गए। राहुल, मैं हर हाल में वह दौलत चाहती हूँ। मिलेगी। मैं हर तरह से दौलत वापस लेकर ही छोड़ूंगा, वाडिया गुर्राया। जीतू 45 बरस का नंबरी हरामी, छोटी मोटी हेरा फेरी करके अपना काम चलाता था, लेकिन गजब का आर्टिस्ट भी था। सच बात तो यह थी कि आर्टिस्ट ही था पहले, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होने के कारण बुरे कामों में धंसता चला गया था। हरामीपन तो उसमें बचपन से ही था। उड़ते पंछी के पर गिनना जानता था। रात को खांसी पीकर सोया था और सुबह देरी से उठकर तैयार हुआ। सूखी ब्रेड का नाश्ता कर रहा था कि उसके एक कमरे के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया गया। सुबह सुबह कौन आ मरा? बड़बड़ाते हुए जीतू आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। सामने वाडिया खड़ा था। वाडिया, तू? सारी जिंदगी सूखी ब्रेड ही खाता रहेगा? वाडिया भीतर आता हुआ बोला। यह कम है कि अपनी किस्मत में सूखी ब्रेड है, लोगों के पास तो वह भी नहीं होती। वाडिया मुंह बनाकर कुर्सी पर बैठा और स्मैक की सिगरेट तैयार करने लगा। तेरी तो मजे से कट रही है, जीतू ब्रेड खाता हुआ कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मैं तेरे पास काम से आया हूँ। बोल। एक स्केच बनाना है। स्केच? जीतू ने गर्दन घुमाकर गहरी निगाहों से वाडिया को देखा। हाँ, उसके चेहरे के कट मैं बताऊंगा। और कोई खास लफड़ा है क्या? खास नहीं, छोटा सा है। फिर भी सारा माल ले उड़ा है। ज़्यादा माल है? हाँ, तभी तो स्केच बनवा रहा हूँ। जीतू ने गहरी निगाहों से वाडिया को देखा। मोटा मामला लगता है, ऐसा ही समझ लो। वाडिया स्मैक की सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। जीतू के होठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ गए। स्केच बना? अभी? तो और क्या, मैं दोबारा आऊँगा क्या? ठीक है, अभी बना देता हूँ। दूसरे कमरे में आ जाओ। वैसे कैसा लगता है वह? लंबी नाक, होठों पर मूछें, सिर पर छोटे बाल और... अभी रुको, पहले दूसरे कमरे में आ जाओ। मैं स्केच बनाऊंगा, तुम बताना। ठीक है, चलो। विश्वराज ने बेड टीका खून भरा और शिवनाथ को देखा। शिवनाथ, तुमने उसको देखा था जो 301 करोड़ का बैग ले गया था? हाँ। तो आज के बाद तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ उसे तलाश करोगे। शिवनाथ कुछ नहीं बोला। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। शिवनाथ, वह आदमी 301 करोड़ की चाबी है, विश्वराज बोला। चाबी? हाँ, क्योंकि उसके पास महाराज के सारे हीरे जवाहरात हैं, 301 करोड़ के। आप ठीक कहते हैं, शिवनाथ ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा लगा
जैसे तुमने उसे पहले भी कहीं देखा है। हाँ, तो फिर सोचो उसे कहाँ देखा है, उसे तलाश करो। विश्वराज ने अपने शब्दों पर जोर दिया। शिवनाथ के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। सर, मैंने उसे पक्के तौर पर कहीं देखा है। तो फिर सोचो, उसे ढूंढो कहीं। मैंने इसी कारण तुम्हें सुबह सुबह बुलावा भेजा था। ठीक है सर, मैं उसे देखता हूँ जो हीरे जवाहरातों के बैग को ले गया था। मैं उसे तलाश करता हूँ। खोखे ने चाय का आखिरी घूंट भरा और गिलास नीचे रखता हुआ बोला, बख्शी, रात में मुझे बहुत बढ़िया सपना आया। क्या? बख्शी हौले से हंसा। यही कि मेरे पास करोड़ों की दौलत आ गई है। खोखे ने लापरवाही से कहा। ऐसे सपने मत देखा कर, पागल हो जाएगा। बख्शी पुनः हंसा। मजाक नहीं, बता, अगर मेरे पास इतनी दौलत आ जाए तो मैं क्या करूँगा? करना क्या है? बंगले ले, कार ले और ऐश कर। सब ऐसा ही करते हैं। तो क्या दौलत को नीचे रख कर ऊपर बैठ जाते हैं? बख्शी ने मुंह बनाया। पल भर के लिए खोखा सक पकाया। कहीं उसे मालूम तो नहीं हो गया कि जिस कुएं जैसी चारपाई पर बैठा है उसके नीचे बैग छिपा रखा है? मतलब ऐश करनी चाहिए सरासर। लेकिन इतने बड़े सपने मत देख। 1-2 लाख का सपना ही देखा कर। ठीक कहता है तू। एक बात तो बता। कुर्सी पर बैठे बैठे बख्शी थोड़ा सा आगे को झुका। क्या? वह बैग जो आधी रात को मैंने तेरे पास देखा था, उसे वास्तव में फेंक दिया? हाँ हाँ। खोखे ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया। उस बैग में कपड़े ही थे ना? हाँ। लेकिन तू यह सब क्यों पूछ रहा है? खोखे ने मुंह बनाकर कहा। यूं ही। मैंने सोचा कहीं उसमें तूने करोड़ों न भर रखे हों। खोखे ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। अपना खपतीपन कुछ कम कर, ज्यादा मत सोचा कर। बख्शी दांत फाड़कर हंस पड़ा। वैसे तूने बैग कब फेंका था? रात को तो तू आकर सो गया होगा। उल्लू का पट्टा दिखाने के लिए खोखा मुस्कुराया। सोने से पहले ही फेंकाया था। कहाँ? तेरे सिर में। खोखा झल्लाकर कह उठा। बख्शी हंस पड़ा। नाराज क्यों होता है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। आज का क्या प्रोग्राम है तेरा? कोई काम नहीं है। खोखे ने मुंह बनाकर कहा। मेरे हाथ में एक छोटा सा काम आया है। दोनों मिलकर निपटाते हैं। 1000 पल्ले पड़ जाएगा। लेकिन अब खोखे को काम की क्या जरूरत थी? वह तो 301 करोड़ को नीचे रखे बैठा था। आज मूड नहीं है। खोखे ने तो आज जेब में पड़े हीरे को बेचने जाना था। कमाल है, आज तूने पहली बार कहा है कि काम का मूड नहीं है। 1000 रुपया सुनकर भी मूड नहीं बना, वरना पहले तो 2-4 की खातिर दौड़ने को तैयार रहता था। बख्शी ने उसे गहरी निगाहों से देखा। कभी मूड नहीं होता। खोखा खींच उठा। ठीक है भाई, नाराज क्यों होता है? बख्शी मुस्कुराया। अब एक बात का तो जवाब दे दे। क्या? रात जो बैग तूने उठा रखा था उसमें क्या पड़ा था? खोखा दांत भींचकर कुछ कहने लगा कि बख्शी हंसकर खड़ा हो गया। नहीं बताता तो मत बता, गुस्सा क्यों करता है? जा यहाँ से। जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। बख्शी के जाने के बाद खोखा जल्दी से तैयार होने लगा। जेब में पड़े नन्हे से हीरे को बेचने जाना था। खोखे का ख्याल था कि 1000-2000 में तो वह बिक ही जाएगा। जीतू को 5 घंटे लग गए स्केच बनाने में। वाडिया के बताए अनुसार कभी वह नाक बनाता तो कभी होठ, आंखें, गाल। जो वाडिया को ठीक लगता उसे रहने देता। ऐसा करते करते 5 घंटों में जाकर पेपर पर खोखे का स्केच तैयार हुआ। वाडिया की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। यही था वो, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। वाडिया के होठों से निकला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।